Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम आज बात करेंगे इन सभी articles के बारे में जो आप screens पर देख सकते हो. Let me give you a quick brief of what we will be doing today. So as far as today's session is concerned, we'll talk about blue flag certification, sex ratio in Haryana dropped, Genome India project, AI military and Gulf of Mexico. So this basically is prelims perspective. Rest every article is mains oriented apart from blue flag certification. ये आप prelim से भी connect कर सकते हो. ठीक है. So this will be our topic of discussion for today. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे you will get that clarity and you will be familiar also कि अच्छा मैं इस टॉपिक को किससे कनेक्ट कर सकती हूँ. एंड सो फार कनेक्टिविटी इज कंसर्न आई होप यू हैव लर्न द सिलेबस. इफ यू हैव देन यू विल बाय योर सेल्फ मेक दैट कनेक्टिविटी, राइट? सो मेक श्योर, सी I'll definitely let you know कि you can connect it with GS paper, but at your end also it is very important now that you build that connectivity. And connectivity तो चलो बाद की बात है, but before that जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सिलेबस याद होता है ना. So similarly do learn the syllabus of UPSC first and foremost if you are preparing for 2026, and those who are preparing for 2025 now prelims is round the corner, so अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स ओरिएंटेड करिए अब, ठीक है. बट फॉर एवरीबडी एल्स प्लीज डू रिमेंबर द सिलेबस. एंड श्री राम्स IAS इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू. Do mark your attendance by liking this lecture, and you have comment section also where you can share your feedbacks. Now the first article is regarding Gulf of Mexico जो हम पढ़ेंगे. एंड अच्छा कहाँ पड़ता है, कौन सा कैनाल यहाँ पड़ता है, कौन सी स्ट्रेट पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, किसको कनेक्ट करती है, यूकैटन चैनल किससे कनेक्ट करता है, that you need to know. And it is in news because Donald Trump has proposed what कि will change the name of Gulf of Mexico to Gulf of America. ये उनकी अपनी एक स्टोरी चल रही है, बट उसके अलावा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में जानना, जो कि मैं आपको बता दूंगी. बट आपका होमवर्क यही है कि यू हैव टू मेक योर मैप प्रैक्टिस डन. सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे. प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दिस मैप प्रैक्टिस. गो ओपन योर एटलस और वट एवर सोर्स यू आर रेफरिंग टू ऑनलाइन एटसेट्रा, बट हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट. Gulf of Mexico जो है, it is a marginal sea of Atlantic Ocean. So here you can see Gulf of Mexico. हाँ, here you can see this Gulf of Mexico. This is the marginal sea of Atlantic Ocean. Just a minute. हाँ, border किससे लगता है? US से, मैक्सिको से और क्यूबा से. So US में अलग अलग नाम भी दे रखे हैं. टेक्सास है, मिसिसिपी है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है. So एक जनरल आइडिया है दैट यू नीड टू नो. आज यहाँ पर इट इज बिलीव दैट इट वॉज फॉर्म्ड अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो. अगर आप अपने जोग्राफी में चले जाएंगे तो आपको पता होगा अर्लियर देयर वॉज पैंजिया, है ना. एंड इट इज फॉर्म, ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसका, दैट इज लिंक टू द ब्रेकअप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट इटसेल्फ. गल्फ जो है यहाँ पर क्लाइमेट आपको सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा. एंड इट इज प्रोन टू हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यहाँ आते हैं. ये जो गल्फ है वर्ल्ड का मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है. 17% ग्लोबल जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर हैं. एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंटरनेशनल शिपिंग के लिए, पर्टिकुलरली बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप. और ये कनेक्ट करता है टू द कैरेबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन. कैसे? थ्रू द स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा. एंड टू द पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है वाया पनामा कैनाल, राइट. यूएस के नेवल ऑपरेशंस के लिए इट इज अ की एरिया. So that is also very important. ठीक है जी, चलिए. अच्छा, before moving ahead, let me tell you, if you're preparing for UPSC and you are giving this upcoming prelims or anyway you are preparing and you are finding it difficult to get to understand polity, so you have sessions available on the platform. They are completely free of cost. You can refer these sessions. Also, Sri Ram's IAS is running prelims mastery course. So you can refer that. There is a contact number on the screens. आप कॉल करेंगे ना तो you will get the complete information. ठीक है. Now apart from it, there are other series also going on. बाकी faculties हैं, they are taking n number of different series. अगर मान लो आपको current affair के किसी एक single topic में you are getting any doubt, तो you have that single topic oriented article also.
और जो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा आर्टिकल जो बहुत सुर्खियों में है, दैट इज़ देयर। बट ये करंट अफेयर के सिंगल टॉपिक के आर्टिकल सेशंस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डीएनए। डीएनए के अंदर डेली न्यूज़ एनालिसिस में वी कवर दोज आर्टिकल्स जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल नहीं लिया जाता। देयर आर डिफरेंट आर्टिकल्स दैट आर टेकन डेली बेस्ड ऑन योर प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है, जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट कंप्लीट एंड पीएम मोदी कॉल्स इट हिस्टोरिक। तो इंडिया ने क्रिएट किया है एक डेटाबेस ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम्स, जिसमें आपने यू हैव कवर्ड 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स विच इज अबाउट 2% ऑफ द कंट्रीज 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स। मैं आपको पूरा इसके बारे में बताती हूँ। Complete picture I'll give you and I'll make you understand in simple layman terms. Now as far as this news is concerned, human genome क्या है, पहले तो मुझे ये जब मेरे को देखो मैं आऊँ ना सीधा इस प्रोजेक्ट के बारे में बता के कहानी ख़त्म कर सकती हूँ, बट वो एजेंडा नहीं है। एजेंडा इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। नाउ एज फार एज ह्यूमन जीनोम इज कंसर्न, कंप्लीट सेट जो होता है ऑफ डीएनए, ह्यूमन जीनोम इज दैट, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके जेनेटिक मेकअप की, आपके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यू हैव दोज ट्रेट्स एंड हेल्थ रिस्क, सारा कहाँ है, ह्यूमन जीनोम ही है। एंड इंडिया हैज कलेक्टेड दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम 10,000 पीपल अक्रॉस द कंट्री एंड दे ऑर्गेनाइज इट इनटू द डेटाबेस। अब वो कह रहे हैं कि हमारा वी आर अ डाइवर्स नेशन विद अबाउट 4600 different population groups हैं based on tribes and communities and castes that are spread across the country। ये जो database है ये 83 मतलब को कवर कर रहा है of these groups। मतलब scientists have studied the genetic makeup of the people from 83 different communities so far। That is why they are making 2% of it, right? Now see, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अपने आप में साइंटिफिक सक्सेस है इंडिया के लिए। हेयर यू सी व्हाट आर द की अचीवमेंट्स ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। कंप्लीशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, कंप्लीशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। साइंटिस्ट स्टडी द डीएनए ऑफ 10,000 पीपल across from 83 different groups, population groups, and that is representing 2% of the 4600 population groups in the country. So genome sequencing is completed. That is first achievement. All the information is stored. कहाँ? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है फरीदाबाद हरियाणा में, राइट। सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएंट। देखो लोगों में जो डिफरेंस होता है, जो स्मॉल डिफरेंस आप में, मेरे में, हर किसी में, आपके भाई में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएंट, स्मॉल डिफरेंस इन द डीएनए बिटवीन द पीपल। दैट इज अ डिफरेंस ना, दैट एक्सप्लेन्स की वाई वी लुक डिफरेंट। हमारी अलग अलग, हर एक की अपनी एक यूनिक हेल्थ ट्रेट है। वाई यू रिएक्ट डिफरेंटली टू द मेडिसिन ऑल्सो। आपको कोई दवाई दी जाती है, मुझे कोई दवाई दी जाती है। तो साइंटिस्ट फाउंड 27 मिलियन जेनेटिक वेरिएंट्स इन द स्टडीड जीनोम्स, जिसके अंदर 7 मिलियन दे आर रेयर वेरिएंट, दे आर नॉट सीन इन अदर ग्लोबल स्टडीज। मतलब इंडिया हैज अ यूनिक genetic makeup, and that can lead to discoveries about health, discoveries about diseases, the treatments to the specific that are specific to Indians. जैसे अभी COVID-19 आया तो we needed that vaccine for it, right? So data that is collected, global accessibility मतलब जो data collect किया गया है, it's not just for Indian researchers, it is available to the scientists all over the world. तो ये क्या promote कर रहा है global accessibility? It is promoting इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। सो इट इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मीनिंग एक्सपर्ट्स जो हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे कैन वर्क टुगेदर टू फाइंड द बेटर मेडिसिन, टू डेवलप दैट प्रिसीजन मेडिसिन एंड टू स्टडी द डिसीजेज ऑल्सो मोर इफेक्टिवली। तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। नाउ ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा। मैंने आपको बताया ही है, पहला इम्पैक्ट तो यही है, प्रिसीजन मेडिसिन। मतलब यू आर क्रिएटिंग द ट्रीटमेंट दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ईच पर्सन बेस्ड ऑन देयर यूनिक डीएनए, एडवांसमेंट ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन। मतलब ये जीनोम डेटाबेस आपको ये बता सकता है कि
कुछ ऐसी डिसीजेज दे आर मोर कॉमन इन सर्टेन इंडियन कम्युनिटीज. वाई? How people from India they respond to different medicines. So you get better and more effective treatment. Second impact will be on the potential for drug development. So by studying the genetic information, scientists can identify ये gene is more prone to this particular disease, है ना? Infection affect the people differently based on their DNA. How? So that knowledge will help you to create new medicines, new treatments. जैसे इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इस फील्ड में. एंड ऑब्वियसली इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज बायोटेक इकोनॉमी. मैन्युफैक्चरिंग होगी, यू विल बी द ग्लोबल लीडर इन कटिंग एज हेल्थ टेक्नोलॉजी, राइट? सो व्हाट आर द चैलेंजेस? लेट्स टेक द चैलेंज पार्ट. अब आपका जेनेटिक डेटा वो इज वेरी पर्सनल, यू कैन से. क्यों? क्योंकि it is containing all the details about your family trait, your personal health, even the risk for the diseases. So right now, India does not have this, you can say, very strong privacy law to protect this sensitive information. Right? So that is the case. Then there are ethical concerns also. You are using this genetic data for things like gene editing. Right? मतलब होता है ना कि आप अपना बच्चा कैसे चाहते हैं, पेरेंट्स कहेंगे नहीं मुझे मेरे बच्चे की आंखें ना शाहरुख खान जैसी चाहिए, राइट, हाइट ऋतिक रोशन जैसी चाहिए है. सो we will be creating like designer babies now, जहाँ पर parent will choose their children's traits like height and their eye color. What if genetic changes cause unexpected problems or they can harm the future generations also? There can be ethical issues associated with it. Public trust and acceptance is very important. People may be worried कि उनका genetic data, how it will be used, right? It may be result into discrimination also, and the integrity of the data collection. And because to get the reliable result, scientists need to ensure that the data जो उन्होंने collect किया है that is accurate and that is protected also. So these all are the things. So what can be done to overcome these challenges? What need to be done? You need to first of all expand the database. इंडिया देखो डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, यूनिक जेनेटिक ट्रेट्स हैं, राइट? सो इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल स्टडीड फ्रॉम दिस 10,000 जीनोम्स टू 1 मिलियन जीनोम्स. बिगर डेटाबेस होगा ना तो रिसर्चर्स कैन डेवलप बेटर ट्रीटमेंट्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड द डिसीजेस. फंडिंग इन पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट. more resources होंगे तो that will allow better research. share your ideas, share your expertise with the global scientists. ensure कि ethical data management हो. people need to trust कि उनका जो genetic information है that will be safe, that will be used responsibly. so create strong privacy rules. develop protocols कि अच्छा data can be shared with the scientist. how? tell them while keeping it secure. inform people how their data will be used. These steps are important, right? Now moving ahead with the next article, India has started leveraging AI. कहाँ ले आए हो आप AI को? डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर भी, but there are challenges associated with it. AI का यूज हो रहा है. देखो ये जो मैं कहानी बता रही हूँ, ये कहानी को लिखना है. जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान में चाहे रख रहे हो, बट अगर लिख नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट. अब क्या है, वी आर यूजिंग AI इन डिफेंस. इंडिया इज यूजिंग AI टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस सिस्टम ऑल्सो. वी आर यूजिंग AI टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑपरेशन. जैसे स्मार्ट सर्विलियंस हो जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए, साइबर डिफेंस भी हो सकता है, डिसीजन मेकिंग. AI can analyze the data faster than humans. Military leaders को help मिलेगी to make better choices in the real time, right? लेकिन ठीक है, स्मार्ट सर्विलियंस भी हो जाएगी, बॉर्डर्स को और अच्छे से मॉनिटर कर दिया जाएगा, AI पावर्ड कैमराज होंगे, ड्रोन्स होंगे, एवरीथिंग इज फाइन. बट देयर आर challenges also. What are the challenges? Technological limitations. India needs more advanced AI technologies. पहले तो current AI system is not yet reliable, accurate
एनफ। डेटा इश्यूज भी हैं, AI नीड्स अ लॉट ऑफ डेटा टू लर्न टू वर्क वेल। वही तो होता है, आप पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आप मशीन को लर्न करवा रहे हो, पहले आपको डेटा चाहिए, डेटा इज अ न्यू ऑयल, राइट। फिर कॉस्ट, डेवलपिंग दीज कटिंग एज AI टूल्स बहुत एक्सपेंसिव है, स्किल्ड एक्सपर्ट्स चाहिए। फिर एथिकल कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, you need to make sure ना कि AI system you prevent that from being hacked, right? अब क्या है ना, आप अभी भी रिलाई करते हो ऑन इम्पोर्ट। इंडिया स्टिल relies on other countries for some advanced AI technologies, right? So these are the cases, but overall AI can make India's military threats, military more advanced, more efficient, and it matters also. एक step modernization की तरफ भी जा रहे हैं। India is investing heavily in the defense modernization. आप 2023-24 का बजट देखो कितना, 6.21 लाख करोड़ का बजट था, that was allocated for defense. मैटर करता है। मॉडर्नाइजिंग विद AI इंश्योर करती है कि इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर है फॉर फ्यूचर। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस देखो आप, कंट्रीज लाइक इजराइल एंड चाइना, दे आर फार अहेड इन यूजिंग द AI फॉर डिफेंस। टू स्टे कॉम्पिटिटिव यू नीड टू हैव दिस क्लियर प्लान, यू नीड टू हैव कोलैबोरेशन, राइट। सो देखो, सारा खेल जो आता है ना, फंडिंग का आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है, जो जहां हम लैक करते हैं। फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज है राइट नाउ, हमारे पास क्लियर और यूनिफाइड पॉलिसीज नहीं है फॉर यूजिंग AI इन द मिलिट्री। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू वर्क अपॉन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लो, नॉलेज शेयरिंग कर लो, राइट। सो दीज थिंग्स कैन बी डन। आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में सबने सुना होगा। प्लीज मेक श्योर द पॉइंट्स दैट आई एम discussing you are writing along, otherwise they are of no use, so please do write. केरला में कोझिकोड के अंदर कपड़ बीच और एक कन्नौर में छल बीच जो है, छल बीच, they have been bestowed with blue flag certification. The certification is given by Denmark based Foundation for Environmental Education, FEE. ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है जो बीचेस को, मेराइन्स को, सस्टेनेबल टूरिज्म बोर्ड्स को दिया जाता है। दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी अवार्ड गिवन बाय FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन डेनमार्क। अब जैसे 4 मेन क्राइटेरियाज होते हैं कि वहाँ की वाटर की क्वालिटी कैसी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा रहा है उनका, एनवायरमेंटल एजुकेशन और उनकी सेफ्टी। और इसका पर्पस यही है टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर ऑल्सो। कैसे? एनवायरमेंटल एजुकेशन हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हो। अब इंडिया के अंदर बाकी और कौन कौन से बीचेस हैं दैट आर इन दिस लिस्ट, वो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, राइट। जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय हुंडी बीच, पुडुचेरी के बीच, एडन इन द पुडुचेरी बीच, राइट। सो सर्टेन बीचेस you need to remember. Moving ahead to the last article, sex ratio at birth in Haryana which reached 923 in 2019 वो डिक्लाइन हो गई to 910 in 2024, marking a 8-year low. ये आपके इंडियन सोसाइटी से आर्टिकल लिंक करता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कह रहे हैं, हरियाणा में 2019 में जो फीमेल बर्थ था फॉर एवरी 1000 मेल्स दैट वाज 923 और 2024 तक आते आते ये कम हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक बैलेंस सेक्स रेशियो एट बर्थ वुड बी 1000 मेल्स 1000 फीमेल्स, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज, इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स आर बोर्न, बट दैट इज लोअर इन हरियाणा। ये जो लोअर सेक्स रेशियो होता है इट कैन लीड टू फर्दर सोशल इश्यूज एंड डेमोग्राफिक इश्यूज, जैसे जेंडर इम्बैलेंस हो जाना, चैलेंजेस इन द मैरिज पैटर्न, सोसाइटल हार्मनी, डीपर इश्यूज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, दीज ऑल कैन बी द थिंग्स। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इम्बैलेंस? देयर इज सन मेटा प्रेफरेंस। जब तक बेटा नहीं होता है दे कैरी ऑन देयर you can say
the son will carry on the family name and lineage, so there is a preference for son. और बेटी के टाइम पे families have to pay dowry, so there is son preference. Boys are seen more valuable. फिर female foeticide. Technology has made it possible to determine the sex of the baby before birth, and many people use this technology to abort female fetuses. Female foeticide. Economic reasons भी हैं, वही कम बच्चे और दूसरा सन की एक प्रेफरेंस हो जाना क्योंकि उनकी लीनियज सिक्योर रहेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा. तो दैट इज द प्रॉब्लम. एज फार एज सॉल्यूशंस आर कंसर्न, सी गवर्नमेंट इज डूइंग, बट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल. और कैंपेन्स भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, and there are a number of other schemes that are going on, empowering the women, teaching the society the value of the gender equality. They all things can help to address the imbalance. ठीक है. So that was the whole session for today. I hope things are clear. In case you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Rest, I'll meet you tomorrow with other articles. Till then, take care. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you.